हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सदिश, जिसे इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 13 है। पहले हम आज देखते हैं सदिश किसे कहते हैं। टाइम को ख़राब नहीं करते, सदिश के बारे में जानते हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कक्षा 11 के अंदर, सदिश और अदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, पहले इनको जानते हैं। पहले देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि, अदिश राशि के लिए देखो, वे राशियां या वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें दर्शाने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। देखो, अब परिमाण हो, केवल इसके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं हो, ओनली परिमाण हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ओनली क्या है? लंबाई। लंबाई क्या है? एक अदिश राशि। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। समय क्या है? एक अदिश राशि। ये क्या है? सभी अदिश राशि। इन्हें व्यक्त करने के लिए ओनली और ओनली हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं सदिश राशि। सदिश किसे बोलेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि। यानी कि उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, क्या कहते हैं? सदिश राशियां। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वेग, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियां। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब हम एक किसी भी सदिश को निरूपित कैसे करेंगे, ये देखते हैं। किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए मान ली कोई एक रेखाखंड ए बी है, तो उसे सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे ए बी सदिश। इसको बोलेंगे ए बी वैक्टर। सदिश को मैं इंग्लिश में हर टाइम वैक्टर ही बोलूँगा, सदिश न बोल के, तो आप समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सदिश की। इसको बोलते हैं ए बी वैक्टर, या इसको बोल सकते हैं ए वैक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? ए वैक्टर। इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, अब ए बी वैक्टर का अर्थ ये है कि यह सदिश या यह बिंदु कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बिंदु ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पर खत्म हो रहा है। तो ए को तो क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे? ए को प्रारंभिक बिंदु। और बी को क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। ये ए से स्टार्ट होके बी पर खत्म हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ए को प्रारंभिक बिंदु, बी को अंतिम बिंदु। अब देखो, ए बी वैक्टर, इसको ए बी वैक्टर या ए वैक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, यदि यहाँ ए बी वैक्टर की जगह बी ए वैक्टर हो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पहले ए बी वैक्टर का एक मीन और है कि ए से किसकी तरफ है? ये बी की तरफ। ए से डी की तरफ। और बी ए वैक्टर का अर्थ क्या है? बी से ए की तरफ। किसकी तरफ है? बी से ए की तरफ। ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? दोनों विपरीत होते हैं, यानी कि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग, यानी कि विपरीत दिशाओं में होती हैं। तो ये ए बी का अर्थ हुआ कि ए से बी की तरफ, बी ए का अर्थ हुआ बी से ए की तरफ। अब दोस्तों, इतना कुछ नहीं पूछता एग्जाम में, इन्हें जानना जरूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ से कुछ पूछने की संभावना रहती है। अब देखते हैं हम किसी सदिश का मापांक ज्ञात करना, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सदिश का मापांक ज्ञात करना, किसी सदिश का मापांक। मापांक हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। मापांक क्या होता है? मोड।
किसी भी संख्या का मापांक लेने पर मान लीजिए -4 है तो इसका मापांक कितना निकलेगा, +4, +4 यानी कि मापांक के अंदर सभी संख्याएं किसकी निकलती हैं, प्लस की निकलती हैं। किसकी निकलती हैं? तो ए बी वेक्टर का मापांक क्या होगा, मोड ऑफ ए बी वेक्टर। या दूसरे हमने क्या प्रदर्शित किया था, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मापांक क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर। हमेशा मापांक का मान हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा। माइनस में कभी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस के अंदर आते ही वो कोई भी संख्या माइनस में आएगी इसके अंदर तो वो 12 की किस में निकलेगी, प्लस में। मापांक अर्थ भी क्या होता है, 12 की किस में निकलती है, प्लस में। मापांक समझ में आ गया। एक का मापांक क्या लिख दिया, मोड ऑफ ए वेक्टर। अब देखते हैं, मापांक समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं हम सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिशों के प्रकार दोस्तों, यहीं से अपन को कुछ क्वेश्चन इन्हीं परिभाषाओं से क्वेश्चन करेंगे अपन आगे। सदिशों के प्रकार, पहला कौन सा है, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। इकाई सदिश या मात्रक। इकाई यानी कि इकाई से क्या निकल रहा है, एक, यानी कि वह सदिश जिसका मापांक क्या हो, एक हो। वह सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो, वह सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो, वह क्या कहलाता है, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। अब इकाई सदिश को व्यक्त कैसे करेंगे हम पहले वो सीखते हैं। इकाई सदिश को व्यक्त करने के लिए कैप, यानी कि इकाई सदिश को व्यक्त करना क्या बोलते हैं, एक कैप। इसको बोलेंगे एक का कैप। यानी कि एक कोई सदिश है उसका इकाई सदिश क्या होगा, एक कैप। बी कोई सदिश है उसका इकाई सदिश क्या होगा, बी कैप। सी कोई सदिश है उसका इकाई सदिश क्या होगा, सी कैप। अब ये तो इनको निरूपित करना, इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि एक कैप का मान क्या होगा, एक कैप का मान होगा ए कैप बराबर ए वेक्टर, यानी कि सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। एक इकाई ए कैप को लिखते हैं ए वेक्टर बटे मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि बी कैप को कैसे लिखेंगे, सदिश बी, यानी कि बी वेक्टर बटे सदिश बी का मापांक, यानी कि मोड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे सी कैप को कैसे लिखेंगे, सदिश सी बटा सी का मापांक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन इकाई सदिश की बात की, वह सदिश जिसका मापांक एक होगा क्या कहलाएगा, इकाई सदिश। अब दूसरा सदिश आता है शून्य सदिश। क्या आता है, शून्य सदिश बोल दो, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। कई बार पूछ लेता है नल वेक्टर, क्या पूछ लेता है, नल वेक्टर बोल दो, शून्य सदिश बोल दो या जीरो वेक्टर बोल दो, एक ही बात है। अब इससे क्या परिभाषा निकालेंगे अपन, मात्रक सदिश में क्या था, वह सदिश जिसका मापांक क्या हो, एक इकाई हो। शून्य सदिश में क्या हो जाएगा, वह सदिश जिसका मापांक क्या हो, 0। वह सदिश जिसका मापांक क्या हो, जिसका मापांक 0 हो, क्या कहलाता है, शून्य सदिश। क्या कहलाता है, शून्य सदिश। जिसका मापांक 0 होगा तो यानी कि ए बी वेक्टर बराबर ए मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 0, यानी कि ए का मापांक क्या हो गया, 0, और ए बी वेक्टर बराबर भी 0, यानी कि किसी भी तरीके से निरूपित कर सकते हैं। ए बी कोई सदिश था, उसका मापांक क्या हो गया, 0। तो यहाँ से एक बात सिद्ध हो रही है कि ए तथा बी आपस में क्या है, संपाती। ए तथा बी संपाती हैं। तो यहाँ से क्या बात सिद्ध हो गई, यदि मोड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर 0 हो, यानी कि ए बी वेक्टर का मापांक 0 हो, तो ए तथा बी दोनों क्या होंगे, आपस में समपाती। अब अगला है समसदिश। क्या है, समदिश सदिश, यानी कि वह दो सदिश जिनकी दिशाएं एक समान हो, एक ही दिशा उनकी, एक या विदिशा, उन्हें क्या बोलते हैं, समदिश सदिश। यानी कि वे सदिश जिनकी दिशा, वे दो सदिश यदि, यानी कि दो से अधिक भी हो सकते हैं, यदि सदिशों की दिशा क्या हो,
समदिश हो, यदि सदिशों की दिशा यदि सदिशों की दिशा क्या हो, समदिश हो या अभिदिशा हो, एक ही दिशा में हो, अभिदिशा हो, तो इसे क्या कहते हैं, समदिश सदिश। यानी कि जिन दो कितने भी सदिश दिए यदि वो एक ही दिशा में दिए हैं तो उनको क्या बोलेंगे, समदिश सदिश। चौथा सदिश अपने पास है समान सदिश या तुल्य सदिश। समान सदिश या तुल्य सदिश अपने को क्वेश्चन बोलेगा कि अपने को एक सदिश कौन सा दिया हुआ है, एक इकाई सदिश दिया हुआ है, एक शून्य सदिश दिया हुआ है, ऐसे बोलेगा। समान सदिश दिया हुआ है, तुल्य सदिश दिया हुआ है, इसलिए अपन को ये परिभाषा जानना जरूरी है। समान सदिशों के लिए दो कंडीशन है, समान सदिशों के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, इनके लिए जो सदिश दिए होंगे उनका सदिशों का क्या होगा, परिमाण बराबर होगा, सदिशों का परिमाण बराबर हो। पहली बात, सदिशों का परिमाण बराबर हो। दूसरी बात क्या है, उनका आधार समान हो या समांतर हो, यानी कि उनका आधार समान हो या अथवा समांतर हो, यानी कि वो एक ही आधार पर हो। यदि एक आधार नहीं है तो उनका आधार क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और तीसरी बात जो अपन ने अभी पढ़ी थी, उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी एक ही दिशा होनी चाहिए, उन्हें एक ही दिशा होनी चाहिए, उनकी अभिदिशा होनी चाहिए, उनकी अभिदिशा एक ही हो, उनकी अभिदिशा यानी कि उनकी दिशा क्या हो, एक ही हो। उन्हें क्या कहते हैं, समान सदिश या तुल्य सदिश। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये अपने को कोई सदिश दी हुई है, ए से बी तक को मैं डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि व्यक्त कर रहा हूँ ए सदिश से, और सी से डी को व्यक्त कर रहा हूँ मैं बी वेक्टर से। और एक अन्य सदिश है जिसको ई व एफ को डिनोट कर रहा हूँ सी सदिश से। ए बी को क्या व्यक्त किया, ए वेक्टर, क्या व्यक्त किया, ए वेक्टर। सी डी को क्या व्यक्त किया, सी डी को बी वेक्टर। और ई एफ को क्या व्यक्त किया, सी वेक्टर, क्या व्यक्त किया, सी वेक्टर। देखो इन सभी की लंबाई तो क्या आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों का आधार तो एक ही है, लेकिन सी का आधार क्या इनके समांतर है, तो ये सभी सदिश आपस में समान सदिश या तुल्य सदिश कहलाएंगे। इनको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। यदि उनका प्रारंभिक, ये भी बात जरूरी नहीं है कि इन सब का प्रारंभिक बिंदु एक हो, इनका प्रारंभिक बिंदु अलग अलग भी हो सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, समान सदिश। अगला सदिश है विपरीत सदिश। कौन सा है, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश हमें जो बोल रहा है उसी से स्पष्ट हो रहा है। विपरीत सदिश मतलब इनकी अभिदिशा क्या होगी, अलग अलग। वे सदिश जिनकी अभिदिशाएं क्या हो, विपरीत हो, अभिदिशाएं विपरीत हो, उन्हें क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। और अगला है ऋणात्मक सदिश या ऋण सदिश, उन्हें क्या बोलते हैं, ऋणात्मक सदिश या ऋण सदिश। अब इसे समझो, ऋणात्मक सदिश या ऋण सदिश, इनकी अभिदिशा तो क्या होगी, इनकी दिशा तो क्या होगी, अलग अलग। दिशा विपरीत हो परंतु मापांक समान हो, दिशा विपरीत हो परंतु मापांक समान हो, इन्हें क्या कहते हैं, ऋण सदिश, मापांक समान हो। और विपरीत सदिश तो किसे बोले, दिशाएं विपरीत हो, लेकिन ऋण सदिश दिशाएं विपरीत हो तथा उनका मापांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ए वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर, तो इसका ऋण सदिश क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर, यानी कि ये कैसे स्टार्ट, ए से बी की तरफ, ये बी से ए की तरफ, ऋण सदिश हो गया, लेकिन इसका दिशाएं तो अलग अलग हो गई, मापांक क्या होगा, अलग अलग। ये क्या है, ऋण सदिश। ये क्या है, ऋण सदिश। दोस्तों अभी तक हमने सदिशों के प्रकार की परिभाषाएं देख ली हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन कोई क्वेश्चन बोल देगा, एक सदिश दे देगा, दूसरा सदिश ऐसे बोल देगा कि दूसरा सदिश क्या है, दूसरा एक इकाई सदिश दिया हुआ है, तो इकाई सदिश का अर्थ क्या होगा, उसका मापांक क्या होगा, एक। इस प्रकार की क्वेश्चन दिए होंगे। अब सदिश क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस है। सदिशों का योग, सदिशों का योग के लिए हम दो नियम पढ़ेंगे।
सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। पहला कौन सा है? त्रिभुज नियम। कौन सा है? त्रिभुज नियम। इनको जानना जरूरी है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी करना सिखा दूंगा, पहले इनको जानना जरूरी है। त्रिभुज नियम का अर्थ क्या है? इसमें त्रिभुज नियम का अर्थ है कोई सदिश दिया हुआ है अपने को, कोई सदिश है, इसको लिखता हूँ ओ ए ओ ई एफ। अब मैं ओ ई को तो वेक्टर सदिश ए से निरूपित कर रहा हूँ और ई एफ को सदिश बी से निरूपित कर रहा हूँ, तो परिणामी सदिश ओ एफ क्या निरूपित होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओ वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि ओ से एक सदिश दिया हुआ है, ओ से ई के लिए ए वेक्टर डिनोट किया, ई से एफ के लिए बी वेक्टर डिनोट किया, तो इन दोनों का परिणामी सदिश ओ एफ वेक्टर क्या होगा? दोनों का योग होगा, दोनों का योग होगा। यही क्या है? त्रिभुज नियम है। यही क्या है? त्रिभुज नियम है। इस नियम के अनुसार दो सदिश यदि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं यानी कि एक भुजा ये रही, एक भुजा रही, को निरूपित करें तो उनका योग उल्टे क्रम में भी, मतलब यदि ये बी वेक्टर और ए वेक्टर भी निरूपित करें उनकी, उनमें भी त्रिभुज नियम लग सकता है। अब दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। त्रिभुज सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। पहले हम देखें समांतर चतुर्भुज नियम। पहले हम देखें समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? समांतर चतुर्भुज के लिए वह चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। यानी कि हमें कोई सदिश, ये बिंदु ओ है, ए बी और सी, ये कोई चतुर्भुज दिया है। हम इस ओ और ए को डिनोट कर रहा हूँ ए वेक्टर से और ए और सी को डिनोट कर रहा हूँ बी वेक्टर से, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा? ओसी। ओसी क्या होगा? ओसी को मैं व्यक्त कर रहा हूँ सी वेक्टर से, सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किससे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि ओ ए को किससे डिनोट किया था? इससे। अब देखो इस त्रिभुज, अपन को इस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए को तो किससे डिनोट किया था? ए वेक्टर से। ए सी को किससे डिनोट किया था? बी वेक्टर से। इनका परिणामी क्या है? ओ सी। ओ सी को किससे डिनोट कर रहा हूँ? सी वेक्टर से। सी वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें कौन सा नियम लग गया? त्रिभुज नियम। अब देखो कौन सा नियम लग गया? त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। अब इसी में देखो दूसरा त्रिभुज क्या है? ओ बी सी। अब देखो ओ ए और बी सी के आपस में समांतर, तभी तो समांतर चतुर्भुज होगा। यदि ये ए वेक्टर है तो ये बी ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर। ये बी वेक्टर है तो ए सी बी वेक्टर है तो ओ बी बी क्या होगा? बी वेक्टर। क्या होगा? बी वेक्टर। तो इसका ओ सी भी क्या होगा? ओ सी, इस त्रिभुज में भी परिणामी सदिश क्या होगा? ओ सी। तो ओ सी को भी सी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, वो भी क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के बराबर। अतः इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में परिणामी क्या आ गया? सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही क्या है? त्रिभुज नियम। यही क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम। सॉरी, ओ सी वेक्टर को लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही क्या है? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भी यही बात है। ओ सी वेक्टर बराबर है क्या लिख सकता हूँ? ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यही क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम है। यही क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम है। अपन इस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अभी इसके गुणधर्म और है, सदिशों के गुणधर्म। सदिशों के गुणधर्म भी अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले हम सदिशों के गुणधर्म की चर्चा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले हम सदिशों के गुणधर्म की चर्चा करते हैं। सदिशों का गुणधर्म क्या है? अपन ने पहले पढ़ा है पिछली क्लास में, क्रम विनियमितता, शांत सात्सर्यता, ये नियम पढ़े ना, तत्समकता। अब इन सदिशों के अंदर भी ये नियम लगते हैं। सदिश योग के गुणधर्म क्या है? सदिश योग के गुणधर्म। सदिश योग के गुणधर्म। सदिश योग के गुणधर्म दोस्तों, ये इस एक्सरसाइज का बेसिक है। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे,
इनको पहले जानना जरूरी है। इसके बाद हम क्वेश्चन को चुटकियों में हल करेंगे फटाफट। देखते हैं। पहला नियम है क्रम विनिमयता। कौन सी है? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। अब देखो, इससे नाम से ही हमें इसकी परिभाषा जाना चाहिए। क्रम विनिमयता। विनिमयता का अर्थ क्या होता है? एक्सचेंज, यानी कि क्रम आपस में जगह बदल ले, उसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। इसमें क्रम विनिमय का नियम पालन होता है। एक सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर और दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर। इसके लिए चेक करते हैं। क्रम विनिमय सदिशों के योग के अंदर चेक करना है, तो हमें क्रम विनिमयता के अंदर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो सदिश दिया हुआ है अब उनका क्या है? क्रम विनिमय स्थान चेंज हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। कोई पूछे कि क्या सदिशों के योग के अंदर क्रम विनिमयता का नियम लगता है? लगता है, हम बोलेंगे लगता है। हमें इसको सिद्ध करने की अभी जो त्रिभुज सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम है उसके अंदर सीख लिया था। अब इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम देखेंगे। अगला गुणधर्म कौन सा है? साहचर्यता। कौन सा है? साहचर्यता। कौन सा है? साहचर्यता। साहचर्यता हमें इसके लिए तीन सदिश दिए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर। कोई तीन सदिश होते, इनके लिए हमें साहचर्यता का नियम चेक करना है कि सदिशों के अंदर साहचर्यता का नियम लगता है या नहीं। देखो, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए ए वेक्टर सदिशों के योग के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये क्या है? सदिशों के योग का साहचर्य नियम है, यानी कि सदिशों के योग के अंदर साहचर्य नियम भी लगता है। साहचर्य नियम भी लगता है। अब तीसरा है तत्समकता। तत्समकता यानी कि आइडेंटिटी। तत्समकता के लिए देखो, यानी कि हमें सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर। ए वेक्टर के लिए तत्समकता का नियम क्या होगा? ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कि यहाँ जीरो वेक्टर किसको निरूपित कर रहा है? शून्य सदिश को। देखो, आपने पीछे पढ़ा था शून्य सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो। यहाँ इसका मापांक शून्य था। यह तत्समकता का नियम भी लागू होता है। सदिशों के योग के गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए। कोई पूछे सदिशों के योग के गुणधर्म में क्या साहचर्यता का नियम लगता है? हम बोलेंगे लगता है। क्रम विनिमयता का लगता है? लगता है। तत्समकता का नियम लगता है? लगता है। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अपन एक क्वेश्चन है अपने पास। एक क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर का मान दे रखा है आई कैप माइनस 2 कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर का मान दे रखा है माइनस का 2 कैप प्लस 4 कैप प्लस 3 कैप। सी वेक्टर का मान दे रखा है अपने को आई कैप माइनस 6 कैप माइनस 7 कैप का योग ज्ञात करना है। का क्या ज्ञात करना है? योगफल। अपन ने अभी सदिशों की योग पढ़ा है, योगफल ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि अपने को तीनों को जोड़ना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि सदिश ए का योग प्लस सदिश बी का योग, और तीनों का योग करना है। हमें तीनों का योग करना है। तीनों का योग करना है। देखो, ए वेक्टर का मान कितना था? आई माइनस 2 कैप प्लस के कैप। और बी का मान कितना है? माइनस का 2 कैप आई कैप सॉरी प्लस 4 कैप प्लस 3 कैप। सी वेक्टर का मान कितना है? आई कैप माइनस 6 कैप माइनस का 7 कैप। अपने को इसका मान दिया, इसको लिख लिया। अब देखो, हम इसके अंदर एक काम करेंगे। हम आई और आई को एक जगह जोड़ेंगे, जे और जे को एक जगह जोड़ेंगे, के और के को एक जगह जोड़ेंगे। आई और आई को जोड़ो। ये आई माइनस का 2 आई सॉरी माइनस का 2 आई बी वेक्टर के अंदर। सी वेक्टर के आई का घटक कितना है? आई कैप। अब देखो, इसके अंदर मैं बोलूँगा एक के अंदर ए वेक्टर के अंदर आई का घटक कितना है? 1, तो आई प्लस माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस के
कैप प्लस 3 के कैप माइनस 7 के कैप। अब इनको जोड़ते हैं। देखो ये आई प्लस का और ये आई प्लस का दोनों कितने हो गए, प्लस का 2 आई, लेकिन ये अकेला माइनस का 2 आई, तो ये क्या, आई का मान तो कितना आ गया 0, आई का मान कितना आ गया 0, आपस में सभी कट गए। अब देखो इसको रिस्कॉल करेंगे, ये कितना होगा माइनस का 8 जे कैप, लेकिन प्लस का 4 के कैप, इसको हल करेंगे तो माइनस का 4 जे कैप। अगले वाले को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 के कैप प्लस का हो गया और माइनस का 7 के कैप, इसको हल करेंगे तो कितना होगा माइनस का 3 के कैप। प्लस प्लस को एक जगह जोड़ा, माइनस में हुआ तो घटा दिया, अपने को इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 8, माइनस के 8 में से 4 कम हुआ तो माइनस का 4 जे कैप। इसको लिखेंगे अब माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप। जो अपने को क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या है, माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप। पहले अपन ने आई को एक जगह जोड़ा है, फिर जे को एक जगह जोड़ा है, फिर के को एक जगह जोड़ा है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, यदि सदिश, देखना अभी अपने जो पहले पढ़ा था ना, समान सदिश किसे बोलते हैं, विपरीत सदिश किसे बोलते हैं, उनका अनुप्रयोग आएगा। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर, अपने को मान दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, और दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर का मान 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यदि समान हैं, समान हैं तो एक्स वाई जेड का मान होगा, एक्स वाई जेड का मान होगा। देखो अभी अपन ने पढ़ा था ना समान सदिश, समान सदिश देखो यानी कि उसके अंदर एक्स के ए वेक्टर दे रखा है तो इसका आई का घटक दूसरे बी वेक्टर के आई के घटक के बराबर होगा, यानी कि घटक का अर्थ हुआ पहले के अंदर एक्स के आई का घटक कितना दे रखा है ए वेक्टर के अंदर एक्स, दूसरे के अंदर देखो बी वेक्टर के अंदर आई का घटक कितना दे रखा है 2, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब ऐसे ही देखो दूसरे के बी ए वेक्टर के अंदर वाई का जे सॉरी ए वेक्टर के अंदर जे का घटक कितना दे रखा है 2, बी के अंदर जे का घटक कितना है वाई, तो वाई का मान कितना आ गया 2। अब देखो ए वेक्टर के अंदर जेड किसका घटक है के का, बी वेक्टर के अंदर के का घटक कितना है 1, तो एक्स वाई जेड का मान अपन ने एक्स बराबर 2 निकाला, वाई बराबर 2 निकाला, जेड बराबर 1 निकालना। अपन को यही कैसे पता लगा, ये क्या दे रखा है समान सदिश है, समान सदिश होने पर आई का आई घटक बराबर, जे का जे घटक बराबर, के का के घटक बराबर। पहले के अंदर आई का क्या दे रखा था एक्स, दूसरे के अंदर आई का घटक 2, पहले के अंदर जे का घटक 2, दूसरे के अंदर जे का घटक वाई, तो वाई का मान 2। इसी प्रकार जेड का मान कितना हो गया 1। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अपने एग्जाम में, 1 नंबर का पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन भी। अपने पास एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि सदिश, क्वेश्चन बोल रखा है यदि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस वाई जे समान हो, समान है तो एक्स वाई का मान होगा, एक्स वाई का मान होगा। क्वेश्चन ये है। अब यहाँ से देखो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले सदिश के अंदर आई का घटक कितना है 2, दूसरे सदिश के अंदर आई का घटक कितना है एक्स का, अपने को एक्स का मान चाहिए तो दोनों क्या दे रखे हैं समान सदिश, तो एक्स का मान कितना होगा 2। वाई का मान देखो यहाँ जे का घटक कितना है वाई, इसमें जे का घटक कितना है 3, तो एक्स का मान कितना हो गया 2, वाई का मान कितना हो गया 3। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। अपन ने ऐसा क्वेश्चन निकाल लिए। अब हम सीखेंगे कोई सदिश दिया उसका मापांक ज्ञात करना, मोड कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। कोई सदिश दिया है ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और दूसरा सदिश है बी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप। एक साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इन दोनों का मापांक कैसे ज्ञात करेंगे। मापांक के लिए क्या बताया था
मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए का मापांक कैसे लिखते हैं, मोड ए बराबर मापांक के अंदर देखो सूत्र है, इस साइड देखते हैं। मान लिया कोई सदिश ए वेक्टर है, उसके घटक दिए हुए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मापांक होगा मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट आई के गुणांक, यानी कि आई के घटक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसको मापांक क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो आई का घटक क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर, जे का घटक कितना है, दो, तो दो का स्क्वायर, इसको हल करेंगे 1+4 कितना आ गया इसका मापांक, अंडर रूट 5। इसको देखते हैं, मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दो का स्क्वायर प्लस जे के घटक कितना, एक का स्क्वायर, कितना आ गया 4+1 अंडर रूट 5। अपने अभी तक मापांक ज्ञात करना सीख लिया है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक सदिश अपने पास, एक सदिश है ए वेक्टर बराबर 1/3 अंडर रूट आई कैप प्लस 1/3 अंडर रूट जे कैप माइनस 1/3 अंडर रूट के कैप। इसका क्या पूछा है हमें, परिमाण। परिमाण बोल दो चाहे मापांक बोल दो, एक ही बात है। क्या है, दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं इसका मापांक निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले आई के गुणांक का स्क्वायर यानी कि मोड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। आई का गुणांक क्या है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस एक माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। इनमें इसको चिन्ह सहित लिखना है, दूसरी बात चिन्ह सहित लिखना है। अब इसको करते हैं, √1/3 प्लस 1/3 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तब 1/3, एक का स्क्वायर किया एक, √3 का स्क्वायर किया 3, यहाँ -1 था, -1 का स्क्वायर भी 1, √3 था, 3 का स्क्वायर 3। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे देखो अंडर रूट इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, लघुत्तम 3, सबको हल किया 1 + 1 + 1 अंडर रूट 1 + 1 कितना हो गया 3/3, कितना आ गया इसको हल किया तब अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1। अतः हम कह सकते हैं अपने को जो सदिश दिया हुआ था उसका मापांक या परिमाण कितना है 1। दोस्तों इसी के साथ हमने आज अपनी प्रश्नावली भी स्टार्ट कर दी, योग ज्ञात करना सीख लिया, परिमाण या मापांक ज्ञात करना सीख लिया। इस वीडियो को वापस देखना, धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्लास भी लंबी होती जाएंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हैं तो भी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।